शुरू करते हैं, थोड़ा वेट करो। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। यस सर, नजर आ रही है। हमें आज शुरू जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं एक सेशन से निपट के ज्वाइन करूँ और उसके बाद मैंने एक सेशन में टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है। फोर्टीन पार्टिसिपेंट्स आर देयर। मसूद, कितने बनने हैं टोटल? अनुष्या? You can start, like लोग ज्वाइन करते रहेंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I am Akhtar Shireen, Chief Editor of Khyber Medical University Journal, past President of Pakistan Association of Medical Editors, and currently Vice President of Eastern Mediterranean Association of Medical Editors. And today we will be discussing regarding indexing of medical journal. Now, nowadays you can see that there are many journals coming up. In fact, every institution is having its own journal. Many institutions have more than one journals. A couple of days ago, we had discussion on the King Edward Medical Forum, where Rawalpindi Medical University, and with this edition and many more, we are expecting that every institution will come. But I will, it can be applied everywhere, but especially for journals, the comes still from the press. So he said it about the books, but it can be applied. Many die and then see few into vigorous manhood, and now and then are enough to reach old age. ये जो first volume and Lancet is among the top medical journals. Not every journals become Lancet, but we will try that just from Pakistan should be recognized in. इसको कोई जानता है ये बंदा कौन है? Anybody? थोड़ी सी brainstorming भी कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आपकी क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। Let me log in again. कर लेते हैं स्पीकर। अभी आ रही है कि नहीं? हेलो जी सर, बेटर है, पर थोड़ा इंटरनेट, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन कमरे के अंदर हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन का शायद इशू आ रहा है। एनीवे, कोई आप एनीबॉडी? नो आइडिया? नो आइडिया सर। ये यूजिन गारफील्ड है, नाम सुनो? ये बंदा था जिसने हमें इंस्पेक्टर के चक्कर में फंसाया हुआ था। He was the first man
साइंस एडिशन इंडेक्स प्रोड्यूस किया था 1964 में, और बाद में इंडेक्सेशन में ये सारी चीजें यहाँ से शुरू हुई थी। नाउ व्हाट इज इंडेक्सेशन? एनीबॉडी? इंडेक्सेशन होती क्या चीज है? सर जैसे किताब होती है तो किताब के एंड पे जो है वो अल्फाबेटिकली जो है फॉर क्विक सर्चिंग ऑफ एनी टॉपिक या उसको देखने के लिए जो है एक इंडेक्सेशन का वो दिया होता है। तो इसमें जो है ये अगर जर्नल्स की उसमें देखें तो सब्जेक्ट वाइज या जो है डिसिप्लिन वाइज या रीजन वाइज जो है तो जर्नल्स की जो है कैटेगराइजेशन की जाती है ना, ताकि इजी हो जाए रिसर्चर्स के लिए अगर वो किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन में रिसर्च करना चाहें तो। कोई इंटरनेशनल बॉडीज करता है कि जो इंडेक्स करते हैं, नेशनल का इंटरनेशनल? नेशनल हमारे पाकिस्तान लेवल पे तो पीएमसी और हमारी जो यूनिवर्सिटीज है दोज आर इंडेक्सिंग बॉडीज, लेकिन पाक मेडिनेट या गूगल स्कॉलर दोज आर नॉट इंडेक्सिंग बॉडी। इंटरनेशनली जो है स्कूपस, वेब ऑफ साइंस और मेडलाइन जो है ये इंडेक्सिंग बॉडीज। इसके अलावा DOAJ है और कोप है उसकी इंडेक्सेशन। सो इंडेक्सेशन जो है ये इस पर्पस के लिए होती है टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द जर्नल, और क्वालिटी को भी जो है वो एनहेंस करती है। यूनिवर्सिटीज इंडेक्सिंग बॉडीज हैं? यूनिवर्सिटी तो नहीं, HEC है सर। अच्छा, HEC इंडेक्सिंग बॉडी है। यस सर। WHO की एमरो रीजन। ठीक है, IMEMR इंडेक्स फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, इम्बेस है। अब ये जो इंडेक्सेशन करते हैं ये कौन से क्राइटेरियाज को फॉर यूजिंग फॉर फॉर इंडेक्सेशन ऑफ द जर्नल? सर जैसे आपने बताया कि यूजीन जेरफील्ड जो इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट साइटेशन या इंडेक्सेशन को जो बानी था, तो उसने जो ऑलरेडी सेट प्रिंसिपल्स वो किए थे जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी और कलेक्टिविटी और एडाप्टेबिलिटी, ये 4 मेन प्रिंसिपल्स थे सर। वो जर्नल्स को देखते हैं, जर्नल्स की क्वालिटी को कैसे क्राइटेरिया यूज करते हैं? क्वालिटी यूज होते हैं जर्नल रैंकिंग के लिए, एक इंडेक्सेशन के लिए उनको रैंक करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 है, ये दुनिया का नंबर 1 जर्नल। सर जैसे सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड है एंड इट्स वेरी इंटरप्ट, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, तो मेरा ख्याल क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे। सुहेल साहब आपको समझ आ रहे थे? हाँ मुझे तो समझ आ रहे हैं सर, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अख्तर, आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे उसमें ब्रेक होके आ रही है, इट्स नॉट क्लियर। ओके, मैं दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ, शायद बेहतर हो जाए। ये वीडियो मैंने बंद कर दिया, अब आवाज आ रही है कि नहीं? इससे भी नहीं आ रही। जी सर, वीडियो बंद करने के बाद शायद आवाज बेहतर हो जाए। आप कुछ बोलें ताकि हमें आइडिया हो जाए सर। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी रेगुलर? हाँ जी, अभी बेहतर है सर, पहले से बेहतर है। ये शायद वीडियो के साथ प्रॉब्लम आ रहा था। एनीवे जी सर। तो मैं लेट मी शेयर इट अगेन।
मैं क्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा था कि कोई क्वालिटी मैट्रिक्स ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं जिनके अगेंस्ट जर्नल को रैंक किया जाता है। सर जैसे वेब ऑफ साइंस है तो इनकी जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर है। इसी जी, तरह जो जैसे है Scopus है, सर। स्कूपस है तो उसका अपनी रैंकिंग का क्राइटेरिया Q1 Q2। इस तरह जो है उसका जो है HEC का जो IGRX है उसके उनकी अपनी वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है जो XY कैटेगरी में वो करते हैं WXY में। तो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसमें हमारे आज की ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्सिंग बॉडीज, recognize the key elements of evaluation criteria used for general indexation that is used by the indexing agency, and appraise the quality metric for general ranking. Now, metrics can be for different authors के लिए अलग होगी, journals की evaluation के लिए अलग होगा, और आर्टिकल के लिए अलग होते हैं। फिर एक और चीज है आल्ट मैट्रिक्स, इसको भी आपसे एडिटर आपको पता होना चाहिए कि आल्ट मैट्रिक्स क्या चीज होती है। वी विल डिस्कस शॉर्टली। जनरल लेवल के मैट्रिक्स जो हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और वाइडली एक्सेप्टेड जनरल मैट्रिक इज इम्पैक्ट फैक्टर। मैट्रिक्स को यूज करने का मतलब ये होता है कि हम रैंक करते हैं कि कौन सा जर्नल जो है सबसे अच्छा है। फिर ये वेब ऑफ साइंस का है, स्कूपस का जो है साइड स्कोर होता है। जिस तरह इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है, साइड स्कोर भी कैलकुलेट होता है। ये डिटेल में इस वक्त हम बता नहीं सकते इसलिए कि 1.5 घंटे का सेशन है, लेकिन ये आप उधर जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है और फर्क क्या होता है और इनकी आर्टिकल्स कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड होते हैं और ड्यूरेशन का क्या फर्क होता है। फिर एक दो चीजें और हैं जो कि HEC भी यूज करती है, जिसमें स्निप है, सीमागो जनरल रैंक है और एजेंट फैक्टर है। ये डिफरेंट मेजॉरिटी में जो है स्कोपस का डेटा यूज हुआ है और जो एजेंट फैक्टर है इसमें वेब ऑफ साइंस का डेटा यूज होता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं और इनको मिला के फिर रैंकिंग की जाती है। HEC ने तकरीबन ये सारे क्राइटेरिया को मिला के यूज करके HJRS बनाया, HEC जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो उसकी बेस जो है ये सारे बैकग्राउंड पे ये सारे मैट्रिक्स चल रहे हैं। नाउ इंडेक्स जिस तरह पहले डिस्कशन होगी, बेसिकली अगर आप लाइब्रेरी साइंसेस से वाकिफ हैं तो वहां पे जब जर्नल को तलाश करना होता है तो एक पुराने जमाने में इस तरह कार्ड का सिस्टम होता था जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में जर्नल्स की वो लिस्ट होती थी कि जी ये ए से अगर वो BMJ है तो आप बी में ढूंढना होगा, KMU जर्नल है तो खैबर मेडिकल K में आपको जाना पड़ेगा। ये इंडेक्स बनाते थे, जिस तरह किताबों के एंड में इंडेक्स होता है इस तरह लाइब्रेरीज में अपनी इंडेक्स होती थी। आवाज क्लियर है, आ रही है? सर आवाज हेलो? ब्रेक हो रही है सर, आवाज पाजेस में आ रही है और क्लियर नहीं है। तो क्या करें, दोबारा ट्राई करूं, साइन आउट हो जाऊं? आवाज का आना तो जरूरी है। ये शायद इंटरनेट सर मुझे तो अब क्लियर है सर, पहले जरा खराब थी, अब तो क्लियर है। पहले से बेहतर है सर अब आवाज। अच्छा चलिए, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करें मैं भी कोशिश करता हूँ स्लो बोलने की। तो ये जर्नल अभी आवाज ज्यादा बेहतर है, थैंक यू। अच्छा, तो बेसिकली जो इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर आया था वो जब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन US की है, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिए कॉन्सेप्ट इसका आपको समझ लें कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन चूंकि वो सब्सक्राइबर्स को प्रोविजन देती थी कि जी अगर आप हमारी लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन ले लें, तो उसमें सबसे पहले वो चूंकि लोग थे अट्रैक्शन के लिए, वो फिर जितने ज्यादा जर्नल्स आते थे या वाइडली स्कोप को हाई ब्रॉड करने के लिए उन्होंने इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स मेडिकस फॉर। तो बेसिकली जो इंडेक्स जर्नल का कॉन्सेप्ट था कि ये इंडेक्स जर्नल से मतलब ये होता था कि पबमेड में या मेडलाइन में इंडेक्सेशन थी।
तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पहला इंडेक्स बनाया था, फिर वो हर एक जर्नल को चूज नहीं करते थे, जिसकी ज्यादा डिमांड होती थी या जिसकी क्वालिटी बेहतर होती थी तो उसको वो चूज करते। तो इसका मतलब जब लोगों ने कि जी हमारा जर्नल वो इतना क्वालिटी का है कि उसको एनएलएम जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन उसने अपने इंडेक्स में रखा हुआ है, सो यहाँ से वो इनडायरेक्ट जो है एनएलएम की लाइब्रेरी में मौजूदगी जो थी वो क्वालिटी का एक मयार करार पाया और इसको इंडेक्स जर्नल कहा जाता था। ये स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, ये सारे जो हैं पब्लिशर्स हैं। अब पब्लिशर बेसिकली जर्नल्स की आपका जो कंटेंट होता है उसको आगे जाके बेचते हैं यूनिवर्सिटीज पे, रिसर्चर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बना के जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उस चीज को ये आगे जाके चूंकि बेचते हैं तो उसी को ये इंडेक्स कर लेते हैं कि जी हमारे जर्नल्स इतने, हम जर्नल्स आपको सप्लाई करते हैं, आपके पास भी आए होंगे, इतने 1000 जर्नल्स हैं हमारे, इतने आर्टिकल्स हम आपको फ्री एक्सेस देंगे। तो बेसिकली बैकग्राउंड पे सारा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है ये जर्नल्स की क्वालिटी का एक मयार बन गया है। ये इंटरनेशनल इंडेक्सेशन है, आपके पास पबमेड आता है, पबमेड सेंट्रल आता है, मेडलाइन है, एल्सेवियर का स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है, सेवियर ही पब्लिशर का एम्बेस भी है। फिर इस्लामिक साइटेशन आपने सुना होगा, शौकत साहब ईरान से आए था, दो इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन स्टिल अवेलेबल है। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, ये बेसिकली डायरेक्टरी है लेकिन ये भी इंडेक्सेशन करते हैं, हर एक को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते। फिर WHO का IMEMR है, इंडेक्स मेडिकल्स फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। तो ये चीजें जो है वो इंटरनेशनल इंडेक्सेशन में आती है। अब नेक्स्ट पाकिस्तान में अगर हम देखे जाए तो PMC वाहिद एक चीज थी जिसने इंडेक्स पाकिस्तान के नाम से वो शुरू किया था कि इंडेक्सेशन हम कर रहे हैं। वो भी उनकी भी ज्यादा कोई इतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन ये बेसिकली जर्नल्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। इसी तरह HEC भी जनरल रिकॉग्निशन बॉडी है लेकिन इंडेक्सेशन नहीं है। इसी तरह CPSP भी जो है वो भी आपको जनरल इंडेक्स तो नहीं करती लेकिन वो अप्रूव लिस्ट है जिसमें CPSP के वो कि जी ये जर्नल्स इनमें आपका आर्टिकल छप जाए तो आपका वो CPSP के डिसर्टेशन के अगेंस्ट अप्रूवल दे देते हैं। बट दीज आर नॉट इंडेक्सिंग बॉडीज। इंटरनेशनल में जो कॉमन हम आज बात कर, मैं सिर्फ आज वेब ऑफ साइंस स्कोपस के बारे में ज्यादा बात करूंगा, भी तकरीबन क्राइटेरिया उनका सिमिलर है और जो चीजें रह जाती हैं वो फिर आप सेल्फ स्टडी में जाके और उनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। तो वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सेशन जो है इस पे आज बात करेंगे। आइडिया है आपको वेब ऑफ साइंस क्या है, ISI क्या चीज है, थॉमसन रॉयटर्स क्या है, क्लेरिवेट क्या है, क्लेरिवेट एनालिटिक्स क्या चीज है, शाबाश एनीबॉडी, ये इतने सारे नाम हैं। हेलो सर, ये इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जिस तरह थॉमसन है, और कौन कैलकुलेट करता है? सर मेरे ख्याल में थॉमसन वाला जो है, थॉमसन रॉयटर्स है, वो शायद इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का वो है। और कोई और फीडबैक देना चाहिए? सर क्या ये सारी चीजें एक ही अम्ब्रेला के अंडर नहीं आती सर? मेरा सवाल ये है कि इसमें फर्क क्या है? आपने सबने नाम सुना होगा ना, ISI हमारी वाली भी एक है आजकल अंडर फायर आई हुई है। जी सर जी ये सर। वेब ऑफ साइंस सर ये कोई साइटेशन डेटाबेस है मेरा ख्याल है। अच्छा, एक पहले वेब ऑफ नॉलेज भी हुआ करता था, आपने नाम सुना है कि? वेब ऑफ नॉलेज का नहीं सर सुना, वेब ऑफ साइंस का ही सुना है। बेसिकली ये वेब ऑफ नॉलेज शुरू में था, फिर बाद में वेब ऑफ साइंस हो गया। ये बेसिकली साइटेशन का सोर्स या इंडेक्सिंग
अगेंस्ट, ये बेसिकली जिस तरह पब्लिश के हैं, ये बैकग्राउंड में सबके नाम चेंज हो रहे हैं, तो हमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है। शुरू में वेब ऑफ साइंस था, नॉलेज था, बाद में वेब ऑफ साइंस हो गया। फिर 2008 में इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी, ये इम्पैक्ट फैक्टर रिलीज किया करता था, और ये थॉमसन रॉयटर्स बीच में आ गया, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, अगेन वेब ऑफ साइंस ग्रुप की है। इन्होंने कंपनी का नाम 2016 में बदल के क्लेरिवेट एनालिटिक्स रख दिए है। अभी करेंटली जो है वो एनालिटिक्स भी हटा के सिर्फ क्लेरिवेट है। तो ये सारे एक ही चीज है, एक ही कंपनी के अंडर है, वो प्राइवेट एक पब्लिशिंग कंपनी है, और जो बेसिकली उसको ओन करती है, और नाम बदलते रहते हैं। जो करंट इम्पैक्ट फैक्टर रिलीज होता है वो क्लेरिवेट के नाम से रिलीज हुआ है, अभी जो लेटेस्ट है। और 2016 में क्लेरिवेट एनालिटिक्स था, उससे पहले ISI के। तो ये अक्सर आपको इसलिए कि ये बैकग्राउंड पे पब्लिशर्स हैं, उनकी परचेजिंग वो जिस तरह वो कर लेते हैं, नाम बदलते रहते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है ये गारफील्ड ने फर्स्ट बनाया था, और जनरल इम्पैक्ट फैक्टर जो है फिर वो 1965 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था। उस वक्त ये इस तरह हार्ड फॉर्म में होता था, साइटेशन इंडेक्स के नाम से। This was the first metrics and most widely used metric used for the ranking of the journals. और इसकी फिर जनरल साइटेशन रिपोर्ट JCR जो है ये 1975 में है। अब JCR भी आपको परचेज करना पड़ती है। अगर इफ यू वांट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल दी कि जी किस जर्नल का कितना वो है, तो वो आपको बाकायदा इनसे परचेज करनी पड़ती है। इंडिविजुअल जर्नल का वो दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारा बिजनेस चल रहा होता है इनका बैकग्राउंड। ये वेब ऑफ साइंस है, ये आपसे कहते हैं कि जी 1.7 बिलियन रेफरेंसेस हैं, इतने मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, 34,000 जर्नल्स हैं। तो ये सारा बेसिकली इन चीजों को फिर आगे जाके बेचते हैं। इनकी वेब ऑफ साइंस की कोर कलेक्शंस हैं। इन मुख्तलिफ कलेक्शन है जिसमें बैकग्राउंड पे सारा डेटा उठा के, और ये 6 इनमें से कॉमन है जो हमारे काम की है। वो साइंस इंडेक्स एक्सपेंड है, इमर्जिंग सोर्स साइंटिफिक इंडेक्स है। बाकी कोई सोशल साइंसेज है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी में है, बुक का अलग है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स की अलग है। अगर जनरल इंडेक्स होता है फर्स्ट, पहले डायरेक्ट साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में आता था, बाद में इन्होंने इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स में ले आए, और उसके बाद फिर जाके उन्होंने JCR उसका रिलीज होता जो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में था। लेकिन इस साल इन्होंने थोड़ी चीज चेंजेस की है, लाइक कुछ जर्नल्स जैसे KMU जर्नल भी इसमें शामिल है, वो इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स से थोड़ा सा आगे गए हैं कि उनका नाम जनरल साइटेशन JCR में आ गया है। लेकिन JCR में आने के बावजूद उनको इम्पैक्ट फैक्टर अलॉट नहीं किया गया। ये नहीं कि उनका है नहीं, लेकिन वो शायद नेक्स्ट ईयर रिलीज करें, और वो जब इम्पैक्ट फैक्टर रिलीज करेंगे तो इसकी कैटेगरी जाके साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में आएगी। सो इनडायरेक्ट एक तरीका भी ये होता है कि अगर आप जिस जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं उसमें देखें कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में इसका नाम है कि नहीं। अगर उसमें है तो फिर इसका मतलब ये है कि जर्नल जो है इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, वरना अक्सर लोगों ने 2 नंबर फेक नंबर वो भी डाला होता है। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, इवेल्युएशन प्रोसेस और सिलेक्शन क्राइटेरिया वेब ऑफ साइंस का, अगर हम इस पे तवज्जो दें तो बाकी ऑटोमेटिकली तकरीबन मिलते जुलते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें 28 क्राइटेरिया है। 24 जब आप पास करते हैं तो आप इमर्जिंग सोर्स में आ जाते हैं। बाकी 4 आपको इम्पैक्ट फैक्टर के लगते हुए या साइंस साइटेशन सोर्स एक्सपेंडेड में आने के लिए बाकी 4 को पूरा करना। सो फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा कि इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स में अपने जर्नल को इंडेक्स करवा दें। ये पूरा इनका क्राइटेरिया है। इसमें इनिशियल ट्रियाज है, एडिटोरियल ट्रियाज है, एडिटोरियल इवैल्यूएशन है। ये यहाँ आप पूरा करते हैं तो आप इमर्जिंग सोर्स में आ जाते हैं। इसके बाद वाला जो है वो आपके जो इम्पैक्ट क्राइटेरिया 4 पॉइंट्स, जिसमें कंपैरेटिव साइटेशन एनालिसिस है और ऑथर साइटेशन एनालिसिस है, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स के हैं। तो ये सारी चीजें जो है और कंटेंट सिग्निफिकेंस, ये इम्पैक्ट देते वक्त उनका कैलकुलेट होता है।
इनिशियल ट्रायज में अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप एडिटोरियल ट्रायज से स्टार्ट करते हैं फिर एवेल्युएशन पे जाते हैं। अगर अनसक्सेसफुल इवेंट आता है, फॉर एग्जांपल इनिशियल ट्रायज में आपने वो आप फेल हो गए, तो आपको दोबारा रीसबमिशन का मौका मिल जाता है एज अर्ली एज, जितनी भी आप उनकी वो डिफिशिएंसीज पूरी करती हैं तो ये स्टेज आपको दोबारा उसी वक्त सबमिट कर सकते हैं। एडिटोरियल इवेल्युएशन में जो है उसमें आप ये दोबारा इसी तरह इश्यूज रिजॉल्व करके उनको करेक्ट करके जब भेजते हैं तो वो दोबारा आपको मौका देता है। लेकिन अगर आपने एडिटोरियल क्वालिटी इवेल्युएशन फेल कर दिया तो उसमें एम्बार्गो लग जाता है 2 साल का, फिर 2 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसी तरह एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है ये री एवेल्युएशन अगर एक दफा इसमें फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट 2 साल बाद ही आपको वो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए दोबारा कंसिडर करें। अब इस क्राइटेरिया पॉइंट्स को हम एक एक करके जल्दी से देखते हैं। वेब ऑफ साइंस का जो इनिशियल ट्रियाज है उसमें ये देखते हैं कि आपकी जर्नल की आइडेंटिफिकेशन में कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे मिलते जुलते प्रेडेटरी जर्नल्स हैं जिन्होंने नाम उसी तरह रखा होता है और उसको देख के पता नहीं चलता कि ये जेन्युइन जर्नल है कि नहीं है। तो आपकी जर्नल का नाम और उसकी जो बाकी चीजें हैं, तो ISSN नंबर, वो चीजें आपकी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। और ISSN तो होता ही यूनिक है, लेकिन जर्नल का नाम भी दूसरे से मिलता जुलता ना हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज। नाउ यू कैन सी मेनी जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, JMS के नाम से बहुत सारे जर्नल्स हैं। तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फलाना जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज है या फलाना जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस। सो JMS के नाम से आपको बहुत सारे जर्नल मिलते हैं, इसी तरह और बहुत सारे मिलते जुलते नामों से आपको जर्नल जो है वो मिल सकते हैं। सो आपका अगर जर्नल है तो उसका नाम यूनिक होना चाहिए ताकि उसके नाम के साथ किसी और का धोखा ना हो, एम्बिग्विटी ना रहे। जो कॉन्टेक्ट है, जिनसे क्वेरीज अगर किसी की है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका कांटेक्ट भी जो है उनके पास अवेलेबल होना चाहिए और दे शुड बी एबल टू कांटेक्ट यू। SSN नंबर जो है ये पहले मुफ्त मिला करता था, अब इसके पैसे लगते हैं। ये डेटाबेस से वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। और ये आजकल अगर जर्नल को देखते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है, तो ये आपको जर्नल को दूसरे जर्नल से मुख्तलिफ करता है। ये एक ही नंबर एक ही के लिए आता है, प्रिंट के लिए अलग होता है और ऑनलाइन के लिए अलग होता है। आपने अगर दोनों है तो आपने दोनों अप्लाई करने हैं। टाइटल का अगर आप देखिए, अब ये जितनी भी जर्नल्स हैं उसमें डिस्टिंक्ट टाइटल होना चाहिए और टाइटल को फिर आपके SSN के साथ अलाइन होना चाहिए। उधर जो नाम है उसी में आपको चेंज नहीं ला सकते। फिर जर्नल के स्टेटेड स्कोप से मिलता जुलता हो, उसमें ये नहीं है कि जी आपने जर्नल ऑफ मेडिकल एजुकेशन वो किया हुआ है और आप उसमें जो है सर्जरी के आर्टिकल आ रहे हैं, किसी जो आ रहा है। हम इवन जो उसमें एक जब PMC PMD जनरल में एक दफा हमारे पास एक जर्नल आया है ऑप्थेल्मोलॉजी अपडेट, जिसमें आधे से ज्यादा गायनी के आर्टिकल थे। अब ऑप्थेल्मोलॉजी और अपडेट है तो आपका उसको मुताबिक ऑनलाइन और कंटेंट भी उसके मुताबिक होना चाहिए। तो इसी तरह बाज़ औक़ात जैसे हम देखते हैं एडवांसेस इन फलाना फील्ड, अब एडवांसेस अगर सर्जरी में है तो आपको फिर सर्जरी के आपके आर्टिकल में भी ऐसे आर्टिकल हो जो कि एडवांस लेवल के हो। सो इसको नाम चूज करने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट आपकी वो मैट्रिक्स अप्लाई होते हैं रैंकिंग के लिए या इंडेक्सेशन के लिए। फिर पब्लिश कंटेंट जिस तरह मैंने बात की, अब कम्युनिटी है, डेमोग्राफिक। अगर टाइटल आपका ग्लोबल है तो आपके ऑथर्स और एडिटोरियल बोर्ड भी ग्लोबल होने चाहिए। इसी तरह अगर आपके फॉर एग्जांपल ब्रॉड स्कोप है जर्नल ऑफ मेडिसिन, तो फिर मेडिसिन में आपकी न्यूरोलॉजी भी आती है और नेफ्रोलॉजी भी आती है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी आती है, कार्डियोवास्कुलर भी आता है। तो हर एक के अगेंस्ट आपका उस तरह एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए और उसी के कंटेंट भी उससे मिलते जुलते हों। अब हमारा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जर्नल का स्कोप में सारे यूनिवर्सिटी के जितने प्रोग्राम्स हैं वो रन करते हैं, तो हमने हर प्रोग्राम के अगेंस्ट उसमें बंदे भी रखे हुए हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट हों।
फिर जो भी चीजें आपके कंटेंट्स की रिलेटेड टाइटल है वो हर पेज पे, हर वेबसाइट पे, हर जगह पे वो डिस्प्ले भी हो। पब्लिशर का नाम जो है, अच्छा पब्लिशर में वे पब्लिशर आ जाते हैं, और ये बेसिकली चीज ऐसी है जो प्रेडेटरी जर्नल्स को रोकने के लिए। सो अगर आप किसी खास पब्लिशर के आप जर्नल है तो उस पब्लिशर की वेबसाइट पे लिंक हो आपके जर्नल का, और आपकी जर्नल के लिंक पे उसमें पब्लिशर का या सोसाइटी का या जो भी आपका ओनर है वो उसका लिंक हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के जर्नल है, इसी तरह अगर आप सोसाइटी के जर्नल है, प्राइवेट जर्नल है, जो भी है, हर एक का पब्लिशर और आपस में इनका लिंक एस्टेब्लिश होना चाहिए। यूआरएल जो है वो ऐसे हो कि जिसमें आप इजीली एक्सेस कर सकें और उसका कंटेंट डिटेल्स जो है वो सारा विजिबल हो उसी यूआरएल पे। फिर वेब ऑफ साइंस, मैंने आपसे पहले शुरू में बात की कि आप आगे जाके बेचते हैं तो वो आपसे फुल एक्सेस मांगेंगे। ये नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मांगेंगे, इनको आपने फुल टेक्स्ट देना होता है, यही फुल टेक्स्ट ये आगे जाके बेचते हैं, और फुल टेक्स्ट की बुनियाद पे आपकी असेसमेंट होती है। तो असेसमेंट के लिए वो होते हैं, लेकिन इनको आपने फुल एक्सेस। सर आवाज नहीं आ रही सर। आई थिंक सो डॉक्टर अख्तर शरीन दोबारा लॉग इन होने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर शरीन, मैं, सादिया, हम सब एंडोक्राइनोलॉजी कॉन्फ्रेंस में थे और वहां से टाइम निकाल के वो ये मैनेज कर रहे हैं। सैल्यूट टू हिम।
डॉक्टर मसूद जावेद नहीं है आज। हेलो, जी जी सर, आपको आवाज आ रही है सर। जी सर आवाज आ रही है। तस्वीर भी आ रही है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मुझे राइट्स दिए जाएं प्लीज स्क्रीन शेयर। तो प्लीज अब ट्राई कीजिएगा। एक मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं नजर आ रही सर आपकी। हाँ सर, अभी नजर आ रही है सर। अच्छा, सॉरी। मिनिमाइज्ड है। नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी एडिटोरियल ट्रियाज में हम आते हैं। इसकी में आपके जो कंटेंट है उसकी रिलेटेड और जर्नल की इवैल्यूएशन जितनी चीजें होती हैं वो सारी इस्तेमाल होती है। स्कॉलरली कंटेंट पे देखा जाता है कि जी ओरिजिनल आपका जो आर्टिकल्स है एकेडमिक लेवल रिसर्च है, चाहे वो ग्रेजुएट का हो, पोस्ट ग्रेजुएट का हो, प्रोफेशन रिसर्च, जो आपकी ऑडियंस है उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर स्टूडेंट जर्नल है तो स्टूडेंट लेवल का वो रिसर्च हो, अगर आपका डॉक्टोरल और पोस्ट ग्रेजुएट उसके लेवल का है, सोसाइटी का है, तो उसके मुताबिक जर्नल का कंटेंट भी होना चाहिए। फिर इसमें चाहे चूंकि इन्होंने ब्रॉडर उसमें देखना होता है कि हो सकता है इसमें कोई जापानीज लैंग्वेज में है, चाइनीज में है, फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, जो भी आपका लैंग्वेज हो, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इंग्लिश का देना जरूरी है और उनके टाइटल्स को आपने इंग्लिश में देना। हमारे लिए ज्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जर्नल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान में काफी जर्नल्स जो है वो मेडिकल जर्नल्स पर्शियन में भी आते हैं, तो उनके लिए काफी इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह जो भी जर्नल हो उसमें फिर आपने उसके टाइटल को इंग्लिश में देना होता है और इसका एब्स्ट्रैक्ट भी देना होता है। लाइक ये आपका तबरेज यूनिवर्सिटी का मेडिकल जर्नल है, इनका पर्शियन के साथ साथ उन्होंने इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट आपको इंग्लिश में देना जरूरी है, चाहे जिस लैंग्वेज का भी हो। फिर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में, जो आपकी साइटेशंस आप दे रहे हैं उसमें फिर अंदर आपने चाहे जो भी हो उसका जो मेन टेक्स्ट है वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना होता है, या बाज़ औक़ात रोमन स्क्रिप्ट में लिखना होता है। जिस तरह हम उर्दू भी बाज़ औक़ात रोमन इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो वो भी अलाउड हो जाता है। फिर क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज आपके देखते हैं कि आपके टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कैसे हैं और अदर पब्लिश कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, ये सारी चीजें जो है चेक कर लेते हैं। फिर आपकी जो टाइमलीनेस, सबसे ज्यादा जो सीरियस उसको लेते हैं वो आपका ये होता है कि जी आपका टाइम लाइन क्या है। आपने फॉर एग्जांपल क्वार्टरली जर्नल है तो क्वार्टरली आपके 4 इश्यूज पब्लिश होने चाहिए, बाइनुअल है तो वो साल में 2 होने चाहिए, मंथली है तो हर महीने होना चाहिए, और उस का जो आपका टारगेट डेट होती है कि जी मैंने 31 जनवरी को छापने हैं तो उसका अवेलेबल होना चाहिए, 30 जून को हमारा 6 मंथ लिया आएगा तो 30 जून को आना चाहिए। सो ये टाइम शेड्यूल जो है ये जर्नल को उसको फॉलो भी करना होता है, वरना आपको टाइम ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें किसी भी टाइम आपको जो है डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। फिर इंफॉर्मेशन और जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट चाहिए, वो इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, और इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम्स को इजीली किस आर्टिकल्स देखना चाहे करंट व्यू। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बिल्कुल। peer review
हो, ये सारी चीजें और जो इंडेक्स बॉडी वो भी सके, जो ऑडियंस क्या जो रीडर उनके लिए भी है। और डिबेट के बारे में कि यहाँ पे ये यहाँ पे एडिटोरियल टीम भी इसमें हमने आपका इंफॉर्मेशन फॉर ऑथर में या इंफॉर्मेशन चीजें आप इजीली एक्सेस स्क्रॉल डाउन करें जब तक चल जाएगा आज की इंफॉर्मेशन हमारे आज के लिए इंफॉर्मेशन साथ है। आवाज नहीं आ रही फिर सर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तो अगर इसको कोई अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो पहले वाला। या सर सेशन जितना हो गया क्या कहूँ अगर कल हम किसी बेटर जगह पे हैं तो वी कैन डिसाइड फॉर टुमारो किसी टाइम इफ यू आर फ्री एंड इफ ये बड़ी मुश्किल से असल में पहले मेरा ख्याल था लास्ट वीक मैंने सारे सेटिंग की हुई थी लेकिन वो डेट्स में शायद प्रॉब्लम आ गया था तो मेरे वो जो शुरू में उन्होंने वो दिया था तो उसमें उसके मुताबिक मैंने गूगल वो था मेरा पहले से प्लान ये सेशन था लेकिन 12 डेज पे बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला। यस वी कैन अंडरस्टैंड बिल्कुल। इसमें सर अगर हमें रिकॉर्डेड भी मिलेगा तो वो इसी तरह डिस्टॉर्टेड वॉइस के साथ मिलेगा। अगर आपका कोई पुराना लेक्चर अच्छी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है वो भी आप कर सकते हैं। ये वेरी गुड आइडिया। इसमें आप अगर वो करें तो प्रॉब्लम इतना नहीं होता है लेकिन आपको वक्फियत अगर कहीं मौका मिला तो ये सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? स्क्रीन तो नहीं नजर आ रही, आवाज क्लियर हो गई सर, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। जी साहब डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल जो लोकेशन आपकी ना वहाँ सिग्नल का इशू है, तो होटल में है आप तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से जो बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है और स्लाइड जो है वो भी नजर नहीं आती किसी को। अगर थोड़ा सा कोई ऐसी जगह ओपन होती तो मेरा ख्याल मच बेटर होता। मैं देखता हूँ जरा साइड पे आ जाता हूँ कहीं लेकिन ये मैंने खिड़की भी खोल ली है, अब देखते हैं क्या बनता है। आवाज तो आ रही है, तस्वीर नजर नहीं आ रही है। सर आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं सर? सर अब स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हो रही है? अच्छा जी सर। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो आपकी है जर्नल्स की वो सारी विजिबल हो, ठीक है। जर्नल की डिटेल इसलिए कि वो इंडेक्सिंग बॉडी भी उनको सही पता चले कि क्या हो रहा है और इसके अलावा जो रीडर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो लाइब्रेरियंस हैं, उनके लिए भी आपकी चीज़ें अवेलेबल हो। और पब्लिशर और जर्नल्स की आपस में लिंक जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे हमारे जर्नल पे यहाँ से लिंक करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे KMU के पास चले जाएंगे और KMU की वेबसाइट पे हमारी जर्नल के लिए हाइपर लिंक किया हुआ है। फिर जो बहुत ज़्यादा वो लोड उसमें जो इम्पोर्टेंस है उनकी वो है एथिकल स्टेटमेंट्स में। एथिकल स्टेटमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने देनी भी ज़रूर है, लेकिन वो आपकी एप्लीकेबल भी हो, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपने लिखा तो है लेकिन
वो आगे जाके उस पे नजर आए कि जी ये सिर्फ लिखाई के लिए और वो प्रैक्टिस ना करें। अभी रिसेंटली जो इवैल्यूएटिंग बॉडीज है वो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। लाइक रिसेंटली आई वाज इवैल्यूएटिंग, मुझे किसी उससे आया था कि एक जनरल को इवैल्यूएट करें कि जी एथिकल प्रैक्टिसेस इनके क्वेश्चनेबल लगते हैं। अब उन्होंने लिखा भी हुआ है कि जी कोप की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, लेकिन कोप की गाइडलाइंस जब उसी के आपने आर्टिकल्स देखे तो उसमें ऐसे ऑथरशिप के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते थे। गिफ्ट ऑथरशिप का उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पे वो था। फिर गोस्ट ऑथर्स थे, जैसे एक डिसिप्लिन के जिसके डिसिप्लिन का आर्टिकल था उससे कोई बंदा ही नहीं था। तो वो सिर्फ पॉलिसीज लिखनी काफ़ी नहीं है कि जी हम कोप को फॉलो करते हैं, SMG को फॉलो करते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिसेस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करते तो फिर भी आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी है कि आपने जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उनका बाकायदा आपने देना है और फिर वो नज़र भी आनी चाहिए। फिर एडिटोरियल एफिलिएशन डिटेल्स जो है अक्सर लोग ऐसे कर लेते हैं कि वो इधर उधर सब के बड़े बड़े नाम लिख लेते हैं। बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता है कि जी फलाने बंदे का नाम आ गया, फलाने बंदे का नाम दिया, उसको पता ही नहीं होता कि जी ये आप जनरल की एडिटोरियल बोर्ड है। फिर वो नाम ऐसे ही लिखे होते हैं उनके, वो ट्रेसेबल भी नहीं होते। तो आपका एडिटोरियल बोर्ड मेंबर जो है वो आइडेंटिफाइबल हो और अवेलेबल फॉर कांटेक्ट हो, कोई भी उनको कांटेक्ट कर सके, उनका कांटेक्ट डिटेल तक अवेलेबल हो। ये कैसे होगा मैं आप आगे जाके आपको बता देता हूँ। बस सिर्फ ये नहीं कि एडिटोरियल बोर्ड, आपके बाकी जो ऑथर्स हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपको आपसे वो मांगते हैं। तो इसमें आपने उनका इस नाम, इंस्टीट्यूशन नाम और किस कंट्री का है, कौन सी रीजन का है, ये सारी चीज़ें हों। ऑर्किड आईडी उनकी या रिसर्चर आईडी हो, लिंक हो, ताकि उस पर जाके उनकी तकरीबन पूरी CV आ जाती है। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर, हेलो, नजर आ रही है सर, नजर आ रही अब है। इसमें रीडेबल नहीं है। रीडेबल नहीं है। अच्छा, एनीवे फिर आप हमारी जर्नल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारी एडिटोरियल टीम है। इसमें ये अख्तर शरीन अगर लिखा हुआ है तो ये रेड में है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी पूरी जो आर्किड आईडी खुल जाएगी, मेरी पूरी CV इस पे आपके पास एक्सेसिबल है। जो डिग्रियां हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो जहाँ पे पूरी डिटेल हमारे फुल एडिटोरियल बोर्ड की हर एक की अवेलेबल है। तो ये इसमें आपने इस तरह देना है कि हर एडिटोरियल बोर्ड पे वो क्लिक करें तो उनके पास सारा डिटेल आ जाएगा कि ये एडिटोरियल बोर्ड मेंबर कौन है, कहाँ काम कर रहा है, किस लेवल का है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्पैक्ट फैक्टर जब ये कैलकुलेट करते हैं, देते हैं आपको जो लास्ट 4 क्राइटेरिया में है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका इम्पैक्ट फैक्टर जो ये फार्मूले पे पूरा उतरता है, उसमें आपके जो एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स की स्टैंडिंग क्या है वेब ऑफ साइंस पे या स्कोपस की अपनी उस पे, और फिर आपके ऑथर्स किस लेवल के ऑथर्स आपकी उस जर्नल में पब्लिश करते हैं, उन सब को मिला के फिर आपकी वो रैंकिंग करते हैं। तो आपके ऑथर्स की भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ऑर्किड आईडीज बनाएं, ऑर्किड आईडीज दें ताकि उनकी जो पिछली आर्टिकल्स हों वो देख सकें कि जो आर्टिकल अगर सोहेल साहब का हमारे जर्नल में आर्टिकल छप रहा है तो वो किस लेवल का बंदा है, उसके और कितने कितने इम्पैक्ट फैक्टर में आर्टिकल छपे। तो ये चेक करते हैं कि आपके ऑथर्स किस क्वालिटी के हैं, उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, आपके एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स किस लेवल के लोग हैं, ये सारे देखते हैं। ये तकरीबन सब देखते हैं, मेडलाइन भी देखता है, वेब ऑफ साइंस भी देता है, स्कोपस भी ये चीज़ें देख रहा होता है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक एडिटोरियल का क्वालिटी, इसके बाद जो है एडिटोरियल इवेल्युएशन ऑफ द क्वालिटी आ जाती है। इसमें वेब ऑफ साइंस जो है वो चेक करते हैं कि आपके टाइटल, स्कोप, कंपोजिशन और इनमें पब्लिश कंटेंट में कितनी रेलेवेंस है। इसके अगेंस्ट जो आपने क्लेम किए हैं आपकी एडिटोरियल बोर्ड में या आर्टिकल्स उस लेवल के हैं कि नहीं है। फिर एडिटोरियल रिगर देखते हैं कि आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो उनके मुताबिक हैं, जो कोप की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक पूरे उतरते हैं तो नहीं उतरते। अगर आप एनिमल स्टडीज करते हैं तो केयर गाइडलाइंस के मुताबिक है कि नहीं है। आपने अगर सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस किए तो उसके मुताबिक है कि नहीं है। अगर आप RCTs पब्लिश किए हैं तो आप जो है
उसकी गाइडलाइंस, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस कंसोर्ट के मुताबिक हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनको चेक कर रहे होते हैं। अगर ये आपने पार कर लिया ये पड़ाव तो आप उसमें इमर्जिंग सोर्स पे आ जाएंगे, वरना 2 साल बाद दोबारा अप्लाई करनी पड़ती है। अब एडिटोरियल बोर्ड कंपोजिशन में जो है, इसमें एडिटोरियल बोर्ड में वो देखते हैं कि आपकी एफिलिएशंस क्या है, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी कितनी है और पब्लिकेशन रिकॉर्ड कितना होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ जो है आपने देखेंगे जी इंग्लैंड से, अमेरिका से है और उधर से कोई आर्टिकल्स भी फिर आपके आने चाहिए। इसी तरह अगर आप ग्लोबल जर्नल क्लेम कर रहे हैं, अगर लोकल जर्नल क्लेम कर रहे हैं तो लोकल के मुताबिक एडिटोरियल बोर्ड मेंबर होने चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन के मुताबिक होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन में एक नेगेटिव बात ये होती है कि वो ये चेक करते हैं कि आपकी अपने इंस्टीट्यूशन पे फिर एम्बार्गो लगता है कि इतने % से ज्यादा ना हो। ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस भी लगाती है, ये HEC की तरफ से भी है कि जी आपके 10% 20% से आर्टिकल ज्यादा आपके इंस्टीट्यूशन के ना हो। सो यूनिवर्सिटी के जर्नल्स के लिए या एक कॉलेज के जर्नल के बहुत बड़ा मसला होता है कि वो ज्यादातर चूंकि उनके जानने वाले भी होते हैं और हर एक कहते हैं कि जी हमारा हक है, हम या सोसाइटी का जर्नल है, तो सोसाइटी में फिर भी इधर उधर के होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। फिर आपका स्कोप और पब्लिश कंटेंट आपस में अलाइन होना चाहिए। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एडिटोरियल बोर्ड भी अलाइन होना चाहिए। अगर आर्टिकल आपके 3 छपते हैं, एडिटोरियल बोर्ड आपका 50 है, तो वो फिर ज्यादा अलाइनमेंट नहीं है। इसी तरह वॉल्यूम एंड ब्रेड्थ ऑफ द पब्लिकेशन आउटपुट के साथ भी ये सारी चीजें को वो मैच करते हैं। फुल टाइम प्रोफेशनल एडिटर्स के लिए स्पेशल उन्होंने वो मार्क्स ऐसे समझे के रखा होता है। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हमारे सारे यूनिवर्सिटीज के हम पार्ट टाइमर्स होते हैं। फिर ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो पब्लिश कंटेंट शुड डेमोंस्ट्रेट एडहेरेंस टू द पॉलिसीज डिक्लेयर्ड बाय द जर्नल। ये जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो आपको देखते हैं कि जी आपके कंटेंट वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपके आर्टिकल्स में वो चीज़ नज़र नहीं आती तो वो फिर आपको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते। ये एक छोटी सी मिसाल मैं अपने जर्नल की दे रहा हूँ। हमने ये मेडलाइन वालों ने हम पे ऑब्जर्वेशन लगाई थी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है हेलो, सर, नजर आ रही है सर। अच्छा, ये CT स्कैन है। इसमें यहाँ साइड पे नाम कुछ लिखे हुए हैं जो कि मुश्किल से पढ़े जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने आर्टिकल में केस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन फॉर ऑथर्स में लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन केस रिपोर्ट में इन्होंने ब्रीच किया है कि उन्होंने ऑथर्स की इंफॉर्मेशन को लीक किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जर्नल जो है वो क्लेम करता है कि जी हम ये सारी पॉलिसीज को मानेंगे। वो ओरिजिनल आर्टिकल में तो मान रहे हैं लेकिन केस रिपोर्ट में ये फॉलो नहीं करे। इसका मतलब है कि ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। ये एक बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हम पे लगी थी, हालांकि इसको हमें क्रॉप करना चाहिए था, ओवरलुक हो गया। एनीवे, बहरहाल आपको बताने का मतलब ये होता है कि बाहर वाली चीजें इस पे सिर्फ लिखने पे काम नहीं चलता, अप्लाई करनी पड़ती है और वो विजिबल हो कि जी वाकई इसमें कोई ऐसी ब्रीच नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू डेट। हम हर साल 2 साल बाद सारे एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर से, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, लाइक फौज में 1-2 हैं, तो उनसे फिर हम उनकी अगर वेबसाइट पर उन्होंने इस्लामाबाद लिखा हुआ है, पहले वो कराची में थे, तो इसका मतलब है कि आपका जर्नल उसको सही फॉलो नहीं करता। इसी तरह बाकी जो है इसमें ये स्टेटमेंट देख रहे होते हैं कि जी एक्यूरेट है, अप टू डेट है, और ये बेसिकली देखते हैं कि आप एथिकल काम करते हैं, प्लेजरिज्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनेबल कंटेंट्स, क्लेम्स, ये सब चीज़ों को वो इस पे नज़र रखते हैं। फिर क्वालिटी इवेल्युएशन में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपका पीयर रिव्यू है। अब पीयर रिव्यू बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमारा वीकेस्ट लिंक है।
मैं अभी लास्ट कपल ऑफ ईयर से इवेलुएट कर रहा हूँ अपनी रिव्यू सिस्टम को। जब कॉपी एडिटिंग एट द एंड मैं खुद देखता हूँ तो ब्लंडर्स जो होते हैं वो एट द एंड तक बरकरार रहते हैं, जो कि इनिशियल एडिटोरियल ट्रियाज में भी बाज़ औक़ात मिस हो जाते हैं, और फिर 2 रिव्यूअर भी देख लेते हैं, वो भी पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। एज ए चीफ एडिटर हर आर्टिकल को मुझे इंडिविजुअल शुरू में तो नहीं देख सकता, लेकिन पब्लिश होने से पहले मैं ज़रूर देखता हूँ। और मैं सीरियसली थिंक कि हमें अपने रिव्यूअर्स को ट्रेन करना होगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े नाम और उनसे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। सो पुअर पीयर रिव्यू इज वन ऑफ द रीजंस फॉर कि नजर आ जाता है कि पीयर रिव्यू या तो फेक है या डमी है या पुअर क्वालिटी का है। तो इस पे वो बहुत ज्यादा जो है हमारे आर्टिकल्स को वो प्रॉब्लम आती है। डेफिशिएंट पीयर रिव्यू जिसमें आर्टिकल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जर्नल्स, इररिलेवेंट साइटेशंस आती हैं, स्टैटिस्टिक्स सही नहीं लगी होती है, मेथड्स में फ्लॉज होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पता चल जाता है कि ये रिव्यूअर जिस रिव्यू किया है वो स्टैंडर्ड का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम रिव्यूअर को इतने बेनिफिट्स मिलते नहीं है, ना वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। आजकल ये एमटीआई में थोड़ा बहुत उन्होंने रिव्यूअर को वो कर दिया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा कहते हैं मुझे आर्टिकल रिव्यू करके दो और फिर दूसरे दिन वापस करके भेज देता है। रिसेंटली एक बहुत ही सीनियर बंदे ने 2 बंदों ने रिव्यू किया है, हमने चेक लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपने चेक लिस्ट करनी है। अंदर मैंने थोड़े से ट्रिक्स मारे हैं कि जी प्लेजराइज्ड आर्टिकल तो नहीं है, तो उसने सबको यस किया हुआ था, हाँ प्लेजराइज्ड भी है, कॉपी भी है, मिसकंडक्ट भी है इसमें। तो उसको फिर मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, साथ पे ईमेल भी कर दिया कि अगर आप इन सब की चीज़ें हैं तो मुझे एविडेंस प्रोवाइड करें कि ये प्लेजराइज्ड आर्टिकल। तो ऐसे रिव्यू में इसलिए आजकल जो है ओपन पीयर रिव्यू पे है कि जी सारी पीयर रिव्यू पब्लिश भी होना चाहिए, और उसके मुताबिक फिर ये कोई नहीं देखता कि रिव्यूअर रिस्पॉन्सेज जो है वो एड्रेस हुए कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी में वो चेक करते हैं। फिर टाइटल और स्कोप के मुताबिक मैंने पहले बता दिया है कि उसके मुताबिक कंटेंट की रेलेवेंस होनी चाहिए। फिर ग्रांट सपोर्ट डिटेल, हमारे लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जी ग्रांट सपोर्ट बस नील डिक्लेयर लिख दें। जर्नल की क्वालिटी का एक मेट्रिक ये है कि आपके पास पब्लिश कैसे इतने आर्टिकल है जो फंडेड थे। फंडिंग डिक्लेरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, फंडिंग वो नहीं है कि जी आप किसी को फंडिंग किया तो वो सही आर्टिकल है। बायर लोग ये सोच भी नहीं सकते कि फंडिंग के बगैर कोई आपका आर्टिकल जो है वो कोई रिसर्च हो सकता है। फिर इसी तरह कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि कोप के प्रैक्टिसेस के या आईसीएमजी या बाकी रिसर्च इंटीग्रिटी के जितने भी हैं वो आपके फॉलो होते हैं कि नहीं होते। फिर ऑथर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऑथर्स मस्ट हैव एफिलिएशन, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड। देखिए इंस्टीट्यूशन में खासकर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर एक जर्नल पेशावर से छपता है तो वो ये देखेंगे कि पेशावर के कितने आर्टिकल्स हैं, पाकिस्तान से छपता है तो पाकिस्तान के कितने आर्टिकल्स होंगे, अगर खैबर मेडिकल कॉलेज से छपता है तो उनके कितने आर्टिकल्स होंगे, अगर डव मेडिकल यूनिवर्सिटी से छपता है तो डव के कितने आर्टिकल हैं। इसमें जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत की डिफिनीशन आपको पता है आप लोगों को? For the people, of the people, by the people. हाँ, तो जर्नल ऑफ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बाय खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, फॉर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? तो यहाँ पे जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। इसमें लिमिटेड वो होते हैं कि आपकी इसमें डाइवर्सिटी कितनी है और फिर एडिटर्स की कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं। मेरे अपने इस जर्नल में 14 इयर्स हो गए, एक ओरिजिनल आर्टिकल मैंने अपना नहीं छापा। एडिटोरियल बोर्ड की भी मैंने बहुत सख्ती की हुई है, मैनेजिंग एडिटर का भी मैंने एक आर्टिकल नहीं छोड़ा। बाकी के कभी कभी साल में एक आध आर्टिकल वो आता है तो उसमें उनका कोई रोल नहीं होता कि जी एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स को वो ना वो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं ना रिव्यू प्रोसेस में होते हैं। सो इस चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स के अपने इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल्स उसमें ना हो और डिस्ट्रीब्यूशन वाइड हो और जिसमें जियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी अकॉर्डिंगली हो।
कोई क्वेश्चन हो रहा है? अच्छा, फिर अप्रोप्रिएट साइटेशन ऑफ द लिटरेचर जो है, ये देखिए इसमें बहुत कम एडिटर्स ऐसे होंगे जो चेक करते हैं प्रॉपर कि जी साइटेशंस, हम रैंडमली हर एक रेफरेंस को तो चेक नहीं करते कि जी हम उसको, लेकिन बहुत जगहों पे है, मैंने इस तरह खुद चेक किया है कि जी किसी ने क्लेम किया है कि जी फलाने की प्रेवलेंस जो है 13% है, वो सोहेल एट आल उसने लिख दिया, उधर मैं देखता हूँ तो उसने किसी और का लिखा होता है, उसमें किसी और का लिखा होता है, प्रॉपर साइटेशन ओरिजिनल आर्टिकल की नहीं होती जिसने स्टडी की होती है। तो वो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। फिर रेलेवेंट अगर आप उधर जाएं तो आपको फिगर्स चेंज मिलते हैं, प्रॉपर साइटेशन रिकॉर्ड जो है वो इसमें ये क्वालिटी वैल्यूएशन के एक हिस्सा है। इसके बाद जो है वो इम्पैक्ट है। अभी तक अगर ये सारे क्राइटेरिया आपने पूरे कर लिए तो आप वो इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स में ले लेंगे। इसके बाद जो है आपको 2 साल तक जो है दो एवेल्युएट करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाके आपको मे बी और मे नॉट भी आगे जो है एक्सपेंडेड लिस्ट में ले जाएं। अगर ये स्टेज आपने फेल कर दिया है तो फिर 2 साल तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रीवैल्यूएशन 2 साल के बाद होगी। अब एडिटोरियल बोर्ड का जो एडिटोरियल वैल्यूएशन है कंपैरेटिव साइटेशन एनालिसिस होती है। ये आपके जर्नल के लेवल की होती है कि जी आपके जर्नल के 2020 में इतने आर्टिकल छापे, 21-22 में इतनी साइटेशंस हुई हैं और उसमें उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है आपका 1 भी बन रहा हो, लेकिन आपके ऑथर्स उस लेवल के ना हो और आपके एडिटोरियल बोर्ड के लेवल ना हो। तो साइटेशन एनालिसिस ऑफ ऑथर्स भी देखा जाता है, साइटेशन एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स भी देखा जाता है, और सेल्फ साइटेशन पे भी नजर होती है। बल्कि अब तो वो ग्रुप साइटेशंस की भी बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं 3-4 जर्नल्स ने आपस में एका किया होता है कि जर्नल ए कहते हैं मैं बी को साइट करूंगा, हर एक की आर्टिकल साइटेशन होती है, बी ने सी का करना है, सी ने ए का करना है। सेल्फ साइटेशन नहीं होती है लेकिन आपस में दोस्तों की साइटेशंस करवा रहे होते हैं। सो इन प्रैक्टिसेस पे भी उनका एक रडार सिस्टम है जो कि वो देखते हैं। बाज़ औक़ात उसके बाद भी आपको वो ये नहीं है कि जी आपने आज वो कर लिया और इवैल्यूएशन हो गई, आप सिलेक्ट हो गए, इसके बाद आपकी जो मर्जी करें। वो उसके बाद भी इंटरव्यू में इवैल्यूएशन होती है और उनका एक रडार सिस्टम भी है जिस पे वो खास तौर पे नजर रखते हैं, रैंडम चेक होता है और किसी वक्त भी आपको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस इनकी जो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड होती है। साइटेशन अब अगर वेब ऑफ साइंस करते हैं तो वो ये नहीं है कि जी आपके गूगल स्कॉलर में जितने भी आर्टिकल साइट हो रहे हैं वो सारे जर्नल्स में इंक्लूड करेंगे। वो सिर्फ उन जर्नल्स को वो करेंगे जो उनकी लिस्ट में मौजूद है, उनकी इंडेक्स जर्नल में आपकी साइटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जर्नल अगर इंडेक्स है वेब ऑफ साइंस में तो जिस जर्नल की वैल्यूएशन हो रही है वो हमारा जर्नल करेगा तो उसको तो क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा जर्नल जो उसमें इंडेक्स्ड नहीं है उसमें चाहे उसकी 10 साइटेशन हो वो एक भी काउंट नहीं होगी। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड या सोशल साइंसेज या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी उसकी सिलेक्टिव इंडेक्सेस के अंदर जो है इम्पैक्टफुल जर्नल्स को वो हाईलाइट करते हैं कि ये इनका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है, ये कम है। और यही कंपैरेटिव एनालिसिस पे नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ द जर्नल्स हैं और सोर्सेज ऑफ द साइटेशंस टू द जर्नल है। इसमें बाज़ औक़ात ये भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी साइटेशन जो है वो बीएमजे में लैंसेट पे हो रही है, उसका कोई और इम्पैक्ट वो होगा, इनके लिए मीनिंग और होगी। लेकिन दूसरी की साइटेशन हमारे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी वेटेज वो नहीं होगी जो बीएमजे और लांसेट और जामा में होगी। सो ये कॉम्प्लिकेटेड इनका प्रोसेस है। इसके एनालिसिस के बाद ही वो आपके जर्नल को इम्पैक्ट वाला जर्नल करार देते हैं कि ये वो जर्नल है जिसका कोई इम्पैक्ट है। इसी तरह साइटेशंस हिस्ट्री देखते हैं, ऑथर्स की पब्लिकेशन हिस्ट्री देखते हैं इन द वेब ऑफ साइंस। एडिटोरियल बोर्ड, ये बातें तकरीबन मैंने आपको एडवांस में बता दी हैं कि इनके मुताबिक हो, कैटेगरी वाइज और जर्नल्स के स्कोप के मुताबिक। फिर कंटेंट की सिग्निफिकेंस ये देखते हैं।
अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ये है कि आपकी रीडरशिप कौन सी है। आपकी रीडरशिप स्पेशलिटी का कार्डियोलॉजी वालों का कार्डियोलॉजी होगा, नेफ्रोलॉजी वालों का नेफ्रो होगा, न्यूरोसर्जरी वालों का नेफ्रोलॉजी होगा, जनरल मेडिसिन वालों का जनरल होगा, स्पेशलाइज मेडिसिन की स्पेशलिटी होगी। बाज़ औक़ात सुपर स्पेशलिटी वाले जर्नल्स, इनकी इतनी साइटेशन नहीं होगी, लेकिन उसमें अगर इनके पास इतने जर्नल्स नहीं है तो उस रीडरशिप को अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल इन्होंने अब रेटिना में कोई एक नई सब स्पेशलिटी निकल आई है, तो रेटिना वाले जर्नल के फैक्टर लगने का चांस होगा, इसलिए कि ये उसमें सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे कि हमारे पास रेटिना के जर्नल्स नहीं है, हम जब अपना कंटेंट बेचेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास रेटिना के जर्नल्स भी हैं। तो इसके हवाले से उसके मुताबिक इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंस उनकी ज़्यादा होगी कि ये इन कंटेंट के हवाले से इनके पास आपके पास कुछ है कि नहीं है। फिर वेब ऑफ साइंस सब्सक्राइबर्स, इनसे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड अगर सब स्पेशलिटी की है तो उसके लिए वो इजीली हो जाएगा। उसका इंटरनल मेडिसिन की अगर वो नहीं है तो इंटरनल मेडिसिन का आर्टिकल्स कम लेंगे, जर्नल्स कम इंडेक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट भी करते हैं, ये सिंपल प्लेन इस तरह नहीं है कि जी आप कहते इम्पैक्ट पर बनता है तो बस आपका इम्पैक्ट फैक्टर आ गया। यही कुछ पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ दीज इंडेक्सिंग बॉडीज भी आती है कि इनके अपने मफाद के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक, अपनी इंटेंडेड रीडरशिप के मुताबिक अगर चीज़ है, इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो इनके पास जिस चीज़ की वैल्यू है उसके मुताबिक आप लाइन है तो आपका कंटेंट इजीली कर लेंगे। इसके अलावा यूनिक स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको बात की, नॉवल्टी है, नई चीज़ आ गई है, रीजनल फोकस। फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका में वो ट्यूबरकुलोसिस पे करेंगे तो अगर ट्यूबरकुलोसिस पे आर्टिकल आएगा तो वो तो जाहिर है कि अमेरिका, इंग्लैंड और उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अफ्रीका के लिए होगा। और वो फिर उस पर उनको पता है कि जी वहाँ पे हमारे ज़्यादा लोग ये आर्टिकल्स बिक सकते हैं, तो वो आपसे रीजनल फोकस के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ग्लोबल हो, रीजन, साउथ एशियन रीजन के बारे में इनका फोकस है, अफ्रीका के बारे में इनका अपनी प्रायोरिटीज़ है, उसके मुताबिक देखेंगे। फिर अनयूजुअल कंटेंट अगर आ गया है जिसमें पहले इस पे कोई रिसर्च नहीं होती, बिल्कुल नई चीज़ आ गई, कंटेंट दैट एनरिचेस द ब्रेड्थ ऑफ वेब ऑफ साइंस कवरेज, ये कवरेज इनको ज़्यादा करती है, इनका ब्रेड्थ और विड्थ ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें देखते हैं। दीज एट्रीब्यूट नॉट एक्सक्लूसिवली रिफ्लेक्टेड इन जर्नल लेवल साइटेशन एक्टिविटी। ये बैकग्राउंड पे ये सारा चक्कर इनका चल रहा होता है। डीसीआर के लिए जो है वो कोई अलग से इवेल्युएशन नहीं होती, ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडिंग और एक्सपेंडेड जो है उसमें और सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स में ऑटोमेटिकली पहले दे देते थे। एनुअल अपडेट करते हैं, अब जो है वो इन्होंने इस साल थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि जेसीआर में आने के बावजूद इम्पैक्ट फैक्टर नहीं दिया गया। सो नेक्स्ट ईयर से आई डोंट नो कि क्या होगा। बहरहाल 30 जून को हर साल ये रिलीज कर देते हैं और जो लास्ट ईयर का वो उनका हो जाता है। जर्नल्स की सिलेक्शन में रिजेक्शन और डी सिलेक्शन के अपने कोई क्राइटेरिया हैं इनके। इश्यूज लेट छपना, लो साइटेशन, लैक ऑफ एडिटोरियल फोकस, नोवल कंटेंट, रिडंडेंट स्टडीज, फॉर्मेट। आपके अक्सर हम देख रहे होते हैं, कभी मौका मिला तो इस पे भी प्रेजेंटेशन में दे दूंगा कि जी आपस में आपकी कंटेंट एक आर्टिकल दूसरे से मिलता नहीं है, फॉर्मेट आपका सेम नहीं होता। इसी तरह रिजेक्शन की लो डाइवर्सिटी ऑफ ईबीएम एंड ऑथरशिप, हायर देन यूजुअल सेल्फ साइटेशन रेट है, फ्यू ग्रांट सपोर्टेड आर्टिकल्स हैं, पुअरली साइटेड ऑथर्स, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स। अब ये ऐसी चीज है कि जो आप हमारे वहाँ ज्यादा कॉमन होता है। हाई नंबर ऑफ एडिटर ऑथर्स आर्टिकल्स, लो साइटेशन परफॉर्मेंस रैंकिंग। सो ये चीजें जो अक्सर हम पे लोग, हमारे दोस्त अजीज साहब हम पे एतराज भी कर रहे होते हैं, हमारा आर्टिकल्स नहीं छापा, लेकिन अगर इनके आर्टिकल्स छापेंगे तो उधर से हम डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे इसकी डिटेल्स हैं। स्कोपस इंडेक्सेशन है, उसकी भी 75 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, इतने जर्नल्स हैं और डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाती है इसमें।
मिनिमम क्राइटेरिया पब्लिश रिव्यू कार्ड रेगुलर ISSN नंबर इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट तकरीबन सारी चीजें हैं। इनकी ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो कि उसी से मिलते जुलते हैं। आप लोग जरा पढ़ने में पानी पी लें। सर आवाज फिर ब्रेक हो रही है। सर कह रहे हैं आप पढ़ ले, मैं पानी पी रहा हूँ। इसमें भी देखें तो कुछ चीजें पॉलिसी लेवल पे हैं, कुछ कंटेंट है, जनरल की स्टैंडिंग है, रेगुलरिटी है और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने वेब ऑफ साइंस में देखी है। एडिटोरियल पॉलिसी, पीयर रिव्यू कौन सा है, ऑथर्स एडिटर्स कहाँ पे हैं, कंटेंट एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, क्लैरिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स कितना है, क्वालिटी एंड कंफर्मिटी टू द स्टेटेड एम्स एंड स्कोप और रीडेबिलिटी। फिर जनरल की स्टैंडिंग जो है वो आपकी स्कोपस की जो डेटाबेस में उनमें कितनी साइटेशंस होती हैं और आपकी एडिटर्स की स्टैंडिंग कहाँ पे। रेगुलरिटी है, फुल टाइम आपके पास जर्नल्स अवेलेबल है नहीं, और क्वालिटी ऑफ जर्नल होम पेज है। अच्छा, ये आप टाइम बहुत शॉर्ट है, वी आर लेफ्ट विद 10-15 मिनट्स, लेकिन इंडेक्स मेडिकल्स, मेडलाइन, पबमेड और पबमेड सेंट्रल में जो डिफरेंसेस हैं ये आपका होमवर्क है कि ये आप कर लें। और आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स मेडिकल्स क्या चीज़ है, मेडलाइन क्या है, पबमेड क्या है और पबमेड सेंट्रल में क्या फर्क है। ये मैं ज़रा स्किप कर लेता हूँ। अच्छा, हर मेडलाइन पे हर जर्नल नजर आने वाला जर्नल जो है वो इंडेक्स नहीं होता। इसके लिए आप NLM कैटलॉग में जाएंगे, वहां पे करेंटली इंडेक्स में देखेंगे। अगर आप इधर साइड पे देखें तो जनरल करेंटली इंडेक्स्ड इन मेडलाइन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NLM कैटलॉग में मैंने जनरल ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज लिख दिए है, तो JMC है, इसकी फुल डिटेल्स आई हुई है और कब से इंडेक्स मेडिकल्स में है तो फुल डिटेल इसकी अवेलेबल है इसमें। बाज़ औक़ात NLM कैटलॉग में जर्नल का नाम होगा लेकिन उस पे लिखा होगा करेंटली नॉट इंडेक्स, लाइक हमारा जर्नल भी उसके नाम उसमें आएगा लेकिन इंडेक्स नहीं होगा। फिर पबमेड सेंट्रल के थ्रू अगर कोई जर्नल मेडलाइन में विजिबल भी है और अवेलेबल भी है लेकिन वो इंडेक्स जरूरी नहीं है कि वो, जैसे पाकिस्तान जर्नल मेडिकल साइंसेज है वो मेडलाइन इंडेक्स नहीं है लेकिन पबमेड सेंट्रल में इंडेक्स है, तो वो मेडलाइन में अवेलेबल है और मेडलाइन के सर्च में भी आता है और उसकी वजह से फिर वो साइटेशन जब लोग सर्च करते हैं उसमें भी आ जाता है और साइटेशन फिर उसकी बढ़ जाती है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी इसी तरह बढ़ जाता है। तो हम पहले ट्राई करें कि पबमेड सेंट्रल में जाएं और ये सारी चीज़ें उनकी इंडेक्सेशन में बाकी प्रॉब्लम इतना नहीं होता, उनकी थोड़ी सी क्राइटेरिया इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है जितना पबमेड की या मेडलाइन के हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हमारे पास XML सॉफ्टवेयर की है जो कि अभी तक हमारा एक मसला बना हुआ है। ये पबमेड सेंट्रल है, ये इसकी डिटेल आप वेबसाइट पे उनके देख सकते हैं। इनकी लिटरेचर सिलेक्शन रिव्यू कमेटी है, सबसे जो अच्छी वो कमेटी है इनकी वो मेडलाइन वालों की है। वो साल में 2 दफ़ा बैठती है और आपको साल के अंदर ही रिस्पांस मिल जाता है। ये जो बाकी है उनका 2-2 साल तक तो आपका नंबर भी नहीं आता एवेल्युएशन का। ये डिटेल्स आपसे मांगेगी जिसमें तकरीबन वही चीज़ें हैं, कौन स्पॉन्सर करता है, URL कौन सी है, कंट्री, फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट ईयर, रिव्यू और डिटेल, परसेंटेज, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कितने आर्टिकल्स रिजेक्ट हुए हैं और ये सारे डिटेल्स ये आपसे मांगेंगे। इस पे पॉलिसीज पे ज़्यादा जोर है कि रिव्यू पॉलिसी क्या है, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या है, एथिक्स पॉलिसी क्या है, और फिर पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं।
ये इनका क्रिटिकल एलिमेंट्स है जो कि मेडलाइन इंडेक्सेशन में। तो ये बेसिकली जब भी इंडेक्सेशन होती है उसमें स्कोप एंड कवरेज देखा जाता है। ये शुरू में जो मैंने सवाल किया था, एडिटोरियल पॉलिसीज और प्रोसेसेस देखे जाते हैं, फिर साइंटिफिक रिगर ऑफ द आर्टिकल देखा जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, और इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट है पॉलिसीज मेकिंग पे या क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, ये देखा जाता है। और ओवरऑल ये सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी इंडेक्सेशन में हो जाता है, देखा जाता है। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, इसके अपना क्राइटेरिया, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। और क्वालिटी मैट्रिक्स जो इंडेक्सेशन के लिए मैंने एक सवाल किया था वो ये वाले हैं। जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, साइड स्कोर होता है, सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर है, सीमागो जनरल रैंक है और एजेंट फैक्टर है। आल्ट मैट्रिक्स मैंने एक नाम लिया था, ये अल्टरनेटिव मैट्रिक्स के नाम से आता है। ये एक डोनट होता है जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। ये बेसिकली देख लेते हैं कि जी नॉन ट्रेडिशनल मैट्रिक्स हैं कि आजकल आपकी ट्विटर पे कितने आर्टिकल्स शेयर हो रहे हैं, फेसबुक पे कितने आ रहे हैं, विकिपीडिया पे, ब्लॉग्स में, न्यूज़पेपर में कितने आ रहे हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कितने आ रहे हैं, उन सब को वो करके हर आर्टिकल लेवल पे भी होता है और जर्नल का भी होता है। और ये आजकल इस पे बहुत ज़्यादा जोर है। सो ये हमारा रिकैप है वेब ऑफ साइंस के 3 मेन, इनिशियल ट्रियाज, एडिटोरियल ट्रियाज और एडिटोरियल एवेल्युएशन है। इसके अंदर जो है पहले 28 में से 24 पॉइंट्स को आपने पूरा करना है, तो आप इमर्जिंग सोर्स साइटेशन में जाएंगे। फिर आखिर में इम्पैक्ट क्राइटेरिया 4 पॉइंट्स हैं जिसमें कंपैरेटिव साइटेशन एनालिसिस, ऑथर, ईबीएम साइटेशन और कंटेंट सिग्निफिकेंस आ जाता है। स्कोपस में जनरल पॉलिसीज, कंटेंट, जर्नल की स्टैंडिंग, रेगुलरिटी और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखा जाता है। और मेडलाइन की स्कोप एंड कवरेज, एडिटोरियल पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस, साइंटिफिक रिगर और प्रोडक्शन और इम्पैक्ट। एनी क्वेश्चंस? सर ये आपने इंडेक्सेशन का बताया, तो इसमें इंडेक्सिंग बॉडी कौन सी अच्छी है, स्कूपस या वेब ऑफ साइंस? इन दोनों में व्हिच वन इज बेटर? सॉरी दोबारा, हेलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इंडेक्सिंग बॉडी जो है स्कूपस भी है और वेब ऑफ साइंस भी है, तो इनमें से कौन सी बेटर है? क्योंकि बास जर्नल जो है वो ये इस तरह आप कंपैरेटिव एनालिसिस इनकी नहीं कर सकते, हर एक के अपने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स भी। बहरहाल आपको दोनों में करना होगा। अब जाहिर है जैसे यूनिवर्सिटीज वालों के लिए इम्पैक्ट फैक्टर इम्पोर्टेंट है। Akhtar, I think Web of Science is more important. हाँ, वेब ऑफ साइंस इम्पैक्ट फैक्टर वही है, लेकिन सर ये जो आजकल इन्होंने बाकी रैंकिंग ले आए ना, वो स्कोपस के डेटाबेस पे। Yes, I know. और जो आपकी सीमा को जनरल रैंकिंग है और बाकी रैंकिंग है वो आपका स्कोपस पे नहीं होगा तो नहीं होगा। वैसे एक चीज मैं शेयर करूं, मैंने कल एक आर्टिकल रिजेक्ट किया इस बेसिस पे कि सैंपल साइज 50 था, तो उन्होंने रातों रात उसका सैंपल साइज बढ़ा के 150 कर दिया और दोबारा भेज कि जी हमने पहले गलती से लिख दिया था। हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम? इस किस्म की चीजें भी बहुत काम आप ऑथर्स करते हैं, सो एडिटर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे एक हफ्ते में कंट्रोल ग्रुप ऐड करके भेज दिया। ये तो इतनी वो बात नहीं होती, हम रिजेक्ट करते हैं, अगले हफ्ते किसी और जगह से पब्लिश करा के फिर हमें ईमेल भी कर देते हैं, आप नहीं छाप रहे थे, हमने छाप भी दिया। चलिए जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अक्सर सर ये जो सोशियोलॉजी वाले होते हैं, ये लोग किसी डिजीज का इंसिडेंट या किसी अपने उसके लिए उनके रिसर्च होता है, वो करा के भेज देते हैं, तो वो सर हमें मेडिकल कॉलेज के जर्नल में पब्लिश करना चाहिए या नहीं?
ये तो आपके स्कोप पे डिपेंड करता है ना। देखिए, अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, हम साइकोलॉजी कर लेते हैं, सोशियोलॉजी का अगर आपके स्कोप के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपको वो इंडेक्स ही नहीं करेंगे। बेहतर ये होता है कि आप अपना स्कोप क्लियरली डिफाइन करें और उसके बाद फिर करें, और उस स्कोप से अगेंस्ट ना जाए। ठीक सर आज समझ आ गई कि अयूब वाले क्यों इतने रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। वो तो सर जब भी हम लोगों ने भेजा है तो वहां से डायरेक्ट रिजेक्शन या पेंडिंग में ही डाल लेते हैं। असल में पेंडिंग में ये भी आता है ना कि उतना जितना जर्नल बढ़ता है उतना उनके वो तो नई चीजें नहीं बढ़ती, ना उनके एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स बढ़ते हैं, ना रिव्यूअर उतने बढ़ रहे होते हैं, काम बढ़ता रहता है, तो वो डिले उसमें भी आ जाता है। राइट और सर। प्रोफेशनल तो कम ही होते हैं शौकत साहब की तरह, जो सिर्फ प्रोफेशनल लोग उन्होंने रखे होते हैं, बाकी तो हमारी तरह पार्ट टाइमर्स होते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये कि हाउ मच सेल्फ सर्टिशन इज परमिटेड? ये इसका एक जवाब देना मुश्किल है, हर एक इसके लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, लेकिन एक लिमिट HEC कुछ और देती है, जर्नल्स की इंटरनेशनल कुछ और दे रहे होते हैं, हर इंडेक्सिंग एजेंसी की अपनी होती है, आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है हर एक। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।